दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों हम एनसीईआरटी बेस्ड आज हम ईवीएस की क्लास करने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक से है, जो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, अदर्स टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लास जो थर्ड की है उससे एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इन हिंदी बात करने वाले हैं, पूरा मैराथन वीडियो करने वाले हैं। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास 5, क्योंकि प्राइमरी लेवल के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर फर्स्ट के लिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे, पूरी बेसिक सी बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी अदर क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास थर्ड के एनसीईआरटी की पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। देखिए, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, चूहों के बारे में। दूसरा है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। प्रश्न आ गया कि दाल में चीनी कहाँ के लोग डालते हैं, तो नागपुर के लोग जो है दाल में चीनी डालते हैं। दूसरा है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। प्रश्न आ गया कि डांस में हाथ और चेहरे जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, किन्हें? मुद्रा और भाव को क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव कहते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न आता है कि अपनी गर्दन पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो उल्लू घुमा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पंछियों के पंख होते हैं, किसके लिए मदद करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं, और गर्माहट भी देते हैं ठंड के मौसम में। और पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। दूसरा है कि ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से, बिंदुओं से जो है उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए जो बड़े बिंदु होते हैं, उन पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखें से देख नहीं सकते हैं, और उन्हीं बिंदुओं को छू करके सकते हैं कि यह क्या लिखा है, जो बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि एक फ्रांस के थे, कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल हैं। लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। उसके नाम पर ही यह लिपि का नाम रखा गया। अगला है कि लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। प्रश्न आ सकता है कि जो लुइस ब्रेल हैं, इनकी घटना की वजह से, किस घटना की वजह से आंखें चली गई थी, कितने वर्ष में इनकी आंखें चली गई थी? 3 साल के, ये महज 3 साल इनकी एज थी, वर्ष था। दुर्घटना की वजह से इनकी आंखें चली गई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी। वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अगला कि यह स्क्रिप्ट क्या होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि है वह 6 डॉट बिंदुओं पर आधारित होती है, और यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी अब यह लिखी जा सकती है। अगला, अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझते हैं, तो उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। पहले ठीक है, शुरुआत में बर्तन किसके बनाए जाते थे? तो बर्तन चिकनी मिट्टी के और पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। प्रश्न आता है, कहवा चाय कहाँ की प्रसिद्ध चाय है, कहाँ बनाई जाती है? तो श्रीनगर की प्रसिद्ध चाय आपकी कहवा चाय है, जो बहुत ही आप लोग जानते हैं, डल लेक श्रीनगर में। प्रश्न आता है कि डल लेक कहाँ पर है, तो आपका डल लेक जो है श्रीनगर पर है। ये एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्लास चल रही है। अगला है कि शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते थे। प्रश्न आ सकता है कि जो है किस नाम की नाव में टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं? शिकारा नामक नाव पर टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। हाउस बोट कहाँ पे पाई जाती है? तो हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। फलों में अक्सर जो पक्षी बैठते हैं ना, वो क्या कहते हैं? जो फल में कीड़े बैठे होते। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बज्जू नामक गांव जो है राजस्थान में है, और मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं कि मैप को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? सिंबल्स की आवश्यकता होनी चाहिए। और बज्जू नामक गांव किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। ये इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रियूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति क्या आती है? जागरूकता आती है, रियूज वाटर के बारे में। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंगहू फेन कहते हैं। ये भी, ये डिस्क है आपके लिंगहू फेन, किस जगह की डिस्क है? तो सभी लोग जानते हैं हांगकांग की यह डिस्क है, फेवरेट डिस्क है, सूप है।
कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाते हैं। प्रश्न काफ़ी बार आता है कि सरसों के तेल में मछली पकाकर कहाँ के लोग खाते हैं? वह है कश्मीर के लोग। और गोवा के लोग क्या करते हैं? नारियल के तेल में मछली को पकाते हैं। प्रश्न आता है नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है कहाँ पर? गोवा राज्य पर। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है, कहाँ का है? केरल का है, जो उबाल कर खाया जाता है। कल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। वल्चर या गिद्ध होता है, क्या कहते हैं? ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताइए, सभी कमेंट करके बताइए। फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। प्रश्न आ गया, किस पक्षी की चोंच सुई की नोक जैसी होती है? वह है आपका हमिंग बर्ड। अगला जो प्रश्न है कि कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख से रंग के होते हैं। कबूतर की जो चोंच होती है वो गुलाबी और पंख किस प्रकार के होते हैं? ग्रे रंग के होते हैं। अगला है, असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए होते हैं। ये बांस से बनाए होते हैं और घर के अंदर की जो लकड़ियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों जो है से घर बनते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। मनाली की बात करेंगे। राजस्थान में मड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी है, इसके घर बनाए जाते हैं और छत जो है झाड़ियों से बनाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी का इलाका ज़्यादा होता है, इसलिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों की होती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। जी हाँ, जो टैंक होता है, प्रश्न आ गया किस कहाँ के निवासी टैंक को टंका कहते हैं? वह राजस्थान के निवासी है या राजस्थान के लोग कहते हैं। अगला, राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या है? गड्ढा बनाते हैं ताकि पानी सोखता हो, पानी की वृद्धि हो सके। ठीक है। राजस्थान के लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश से पानी का इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग दैनिक जीवन में वह आप लोग करते हैं, गड्ढा बनाकर करते हैं। अगला है, बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं और उन्हें जो है कैटेगराइज अर्थात वर्गीकरण करना या करने को कहा जाए तो वह जानवर और वस्तुएं आदि को वर्गीकृत कर लेते हैं। बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। ये पेडागोजी का प्रश्न बन जाता है। बच्चे को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दें, ना कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से क्या होता है? उनमें प्रकृति के प्रति और प्यार और स्नेह और जागरूकता अवश्य बढ़ती है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट यह है कि शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़ कर देख पाते हैं। इसी प्रकार के पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनाने में मदद मिलती है। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला है कि बच्चे को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के प्रेरित करने के साथ साथ बच्चे को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करना चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब खोजपूर्ण में प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को देना चाहिए। कई बार बच्चे को वर्गीकरण करने का अवसर भी देना चाहिए और उन्हें खुद निर्णय लेना भी सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे खुद निर्णय ले सकें। किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में बताएं। बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे रखना है यह बताएं और पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। बच्चे को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें और में और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। अगला है, बच्चे को आसानी से यूज होने वाली रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। बच्चे को उनके अनुभवों से जोड़कर चीज़ों को समझाएं। बच्चे को खुद एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। बच्चे से जेंडर यूज या डिस्कशन करें और उनको बताएं। बच्चे को पक्षियों के बारे में जो है बताना अवश्य चाहिए। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये कि बच्चे को मैप के पर जगह कैसे ढूंढना है यह सब सिखाना चाहिए और मैप कैसे देखना है उसकी जानकारी भी बच्चों को देना चाहिए। बच्चे को बताएं कि जैसे गेम के नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें।
बच्चों को फूलों के बारे में उनको कैसे पहचानना है उनकी विशेषता बताएं। बच्चों को पर्यावरण समाज में होने वाली परिवर्तनों के बारे में बताएं। साथ में खाने पीने का प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज अवश्य करवाएं कि कैसे तैयारी करवाना है। ये सारे पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे को सिखाएं कि वे अपने पड़ोसी, अपने से बड़े लोगों, छोटे लोगों से कैसे बात करें। बच्चे को इतिहास के बारे में जानकारी दें कि पिछले जो बीता हुआ कल है उसके बारे में बताएं। बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाएं कि जैसे वह आग से कैसे बचना है आदि के बारे में बच्चों को जानकारी देना चाहिए। बच्चे को टेम्परेचर या तापमान के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर आप लोग सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ और ऐसे बहुत से चीज़ों के बारे में बताएं जिससे बच्चे को आसानी से सीख सकें। तो ये रहे दोस्तों आपके टॉपिक वाइज हमने आज पहला जो चैप्टर कंप्लीट किया है और इसी टॉपिक वाइज हम अगला जो आपका चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे आपका। और ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका 3rd क्लास का हमने कंप्लीट किया। इसी प्रकार हम 4th क्लास और 5th क्लास का कंप्लीट करेंगे। पूरी फुल प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।